इन दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई स्वागत करता हूँ आपका स्टडी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर, जहाँ आपको यूपीएससी और पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी नोट्स के माध्यम से फ्री में कराई जाएगी। यहाँ पर सभी टॉपिक कवर कराए जाएंगे। इनके और टॉप कौन कौन से विषय रहेंगे और उनमें कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, ये सब की सिलेबस डिस्कशन की वीडियो मैंने वीडियोज़ में डाल दी है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का जो हम सबसे पहले सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा जियोग्राफी। जियोग्राफी दो प्रकार की होती है, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। तो हम जो सबसे पहले शुरू करेंगे वो वर्ल्ड जियोग्राफी शुरू करेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी में कई यूनिट होती है, जैसे कि ब्रह्मांड विज्ञान, आर्थिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और भूआकृति विज्ञान। तो हमारी सबसे पहले यूनिट रहेगी वो रहेगी भूआकृति विज्ञान। भूआकृति विज्ञान में जो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, तो बन रही है हमारी क्लास में आखिर तक। तो पहला हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना क्यों जरूरी है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने की क्या क्या स्रोत वैज्ञानिकों ने यूज किए हैं, और भूकंपीय तरंगों को विश्वसनीय स्रोत क्यों माना जाता है, और IUCG जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, उसने पृथ्वी की जो नीचे की परतें हैं उनको क्या क्या नाम दिया है, उनका नामकरण कैसे किया है। और आखिर हम देखेंगे PYQ मेंस पर्सन, जो प्रीवियस ईयर्स में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आखिर में इस चैप्टर के आखिर में देखेंगे। अगर हमारी इस वीडियो से ये प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो हमारे चैनल को तो वीडियो को अनलाइक करके आगे निकल जाइए। तो अगर सॉल्व हो रहे हैं तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस चैनल पर आपको सब UPSC का पूरा सिलेबस ऐसे ही नोट्स के माध्यम से कराया जाएगा। तो अपने जो मोबाइल को है, अगर तो आपका मोबाइल वर्टिकल है तो इसे हॉरिजॉन्टल टाइप कर लो, तो इससे ना ये नोट्स जो है क्लियर दिखाई देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये पृथ्वी का हमने एक पार्ट लिया है, काटा है, जो के ऊपर की सतह पृथ्वी की सतह है और नीचे पृथ्वी का केंद्र। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट कहते हैं, जो कि 0 से 30 किलोमीटर तक है। पृथ्वी की दूसरी परत को मेंटल कहते हैं, जो कि 30 से 2900 किलोमीटर तक है। और पृथ्वी की तीसरी परत को क्रोड कहते हैं या कोर कहते हैं, जो कि 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी पृथ्वी केंद्र तक है। पृथ्वी का केंद्र 6370 किलोमीटर है। किसी बुक में 71, किसी में 73 किलोमीटर बताया जाता है। तो जो भी है वो आप देख सकते हैं, लेकिन 6370 71 किलोमीटर जो है ये इसी पे सभी की कितना ही पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी का केंद्र 6370 किलोमीटर है। व्यास कितना है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना क्यों महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन आदि का संबंध पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल से है। यानी जो ये आपदाएं आती है जैसे कि भूकंप यानी अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, सुनामी और लैंडस्लाइड, इनका ये जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आती है इनका संबंध कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर से है। तो इन्हें क्यों आती है इसके जानने के लिए भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना जरूरी है। दूसरा, भविष्य में मानवीय सभ्यताओं को इन जैसी आपदाओं से बचाने के लिए भी इनकी जानकारी प्राप्त कर समाधान निकालना आवश्यक है, ताकि जनधन की हानि को बचाया जा सके। यानी इन आपदा का पता लग जाएगा और फिर जो मानवीय नुकसान हो रहा है वो नुकसान को हम कम कर सकते हैं अगर हम समाधान निकाल कर। तीसरा, खनिज यानी मिनरल्स कितने प्रकार के हैं, कहीं ज़्यादा और कम क्यों हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये समझने के लिए भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना आवश्यक है। यानी पृथ्वी पर अलग अलग देश में या अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के खनिज यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे खाड़ी देशों में वो पेट्रोल, डीजल वगैरह पाया जाता है, भारत में ये नहीं पाया जाता यानी कम पाया जाता है। अफ्रीका में सोना अधिक पाया जाता है, भारत में सोना या चीन में सोना या खाड़ी देशों में सोना कम पाया जाता है। तो ये कम ज़्यादा क्यों है ये जानना, और इनका जो है कितना विस्तार कहाँ पर है तो ये जानने के लिए भी, और खनिजों को कितने खनिज हमारे पास हैं पृथ्वी के अंदर है और भविष्य में इन्हें
संरक्षण करने के लिए भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना जरूरी होता है। तीसरा, भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भी आंतरिक संरचना जानना आवश्यक है। यानी भूतापीय ऊर्जा होती है जो कि सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी गर्म होती है और उससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, लाइट वगैरह यूज करते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा कई प्रकार की, जैसे कि गर्म पानी से झरने के माध्यम से हम भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पृथ्वी की सतह से भी भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ज्वालामुखी से भी आजकल पृथ्वी भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने लगे हैं। यहाँ तक कि समुद्र के ऊपरी सतह से भी जो गर्म होती है उससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने लगे हैं। तो ये भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना जरूरी है कि कहाँ से हम अधिक भूतापीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर के तापमान का पता लगाने के लिए भी आंतरिक संरचना की जानकारी होनी जरूरी है। यानी पृथ्वी का टेम्परेचर, पृथ्वी अगर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, ठंड लगने लगी। पृथ्वी के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर कितना है, क्या पृथ्वी अंदर तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, ये जानने के लिए भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना जरूरी है। जैसे पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया और इतिहास को जानने के लिए भी पृथ्वी के अंदर के भाग की जानकारी होनी चाहिए। यानी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, पृथ्वी किस चीज़ से बनी है, तो इसे जानने के लिए भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना आवश्यक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्यों जानना आवश्यक है, तो इसके लिए पहले तो आपदाएं क्यों आ रही हैं, तो इस मानवीय सभ्यता को मानवीय सभ्यता को बचाने के लिए, खनिजों को देखने के लिए, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तापमान कितना है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इतिहास क्या है पृथ्वी, ये सब को जानने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना ये वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिकों के लिए जरूरी था। तो इस पर वो रिसर्च हो रही है। दूसरा हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत क्या क्या है। यानी किन स्रोतों के माध्यम से वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा रहे हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो दो तरह के स्रोत, एक प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगे और खनन, और अप्राकृतिक स्रोतों में घनत्व यानी डेंसिटी, दबाव यानी प्रेशर और तापमान, इन 6 के माध्यम से वैज्ञानिक जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो अप्राकृतिक स्रोत शुरू करते हैं। तो अप्राकृतिक स्रोत यानी घनत्व यानी डेंसिटी यानी कि कोई वस्तु कितना भार डालती है और कितनी जगह घेरती है, उसे उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। तो घनत्व के माध्यम से भी वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पदार्थ के कण पास पास होते हैं यानी कठोर पदार्थ जैसे कि लोहा, इसका घनत्व अधिक होता है, और जिस पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं यानी मुलायम पदार्थ जैसे रुई, इसका घनत्व कम होता है। यानी जो पदार्थ जो ठोस होगा, हार्ड होगा, और जितना ज़्यादा वजनी होगा उसका उतना ही घनत्व ज़्यादा होगा, और जो पदार्थ मुलायम है, वजन कम है, तो उसका घनत्व कम होगा। तो इस प्रकार ठोस और घनत्व में समानुपाती संबंध है। यानी जितना पदार्थ ठोस होगा उतने उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। इनमें एक संबंध, एक रिलेशन बना हुआ है। यानी जितना पदार्थ ठोस होगा उतना घनत्व भी अधिक होगा। जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की ऊपरी सतह का घनत्व निकाला तो 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था। घनत्व को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है। जब पृथ्वी के नीचे की सतह का घनत्व निकाला तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब निकला, जो कि बहुत ज़्यादा था। जबकि किसी वस्तु से उसके हिस्से को हटाया जाए तो उसके द्रव्यमान और घनत्व में कोई कमी नहीं या बढ़ोतरी नहीं होती। तो ऊपर की तुलना में नीचे की सतह घनत्व क्यों बढ़ा? यानी जब वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिसे हम क्रस्ट या भूपरपट्टी कहते हैं, उसका जो घनत्व निकाला तो 2.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब निकला, और जो नीचे गए उसका घनत्व निकाला तो ये 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब निकला। तो फिर जो वैज्ञानिक सोचने लगे कि इतना द्रव्यमान कैसे बढ़ सकता है। यानी कि जैसे कि हमारे पास ये पेन है, ये मान लो ये 10 घनत्व का है, अगर मैं इसका इतना हिस्सा निकाल लूँ और इतना हिस्सा छोड़ दूँ तो इसका घनत्व इतना ही रहेगा जितना था, इसमें घनत्व में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इतना हिस्सा निकालने के बाद और अगर हम इसके का घनत्व निकाल रहे हैं तो घनत्व बढ़ रहा है। तो घनत्व क्यों बढ़ रहा है? तो वैज्ञानिक जो है कि ये एक प्रश्न बन गया कि आखिर घनत्व क्यों बढ़ रहा है, घनत्व तो बढ़ना नहीं चाहिए। तो घनत्व से वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि पृथ्वी एक प्रकार की चट्टानों से बनी है। यानी वैज्ञानिक सोचने लगे कि पृथ्वी जो हमारी बनी हुई है वो एक ही प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। इसके ऊपर की परत मुलायम है, नीचे की कठोर है। और घनत्व से पृथ्वी के परतों में बंटने का पता चला, लेकिन आंतरिक संरचना कैसी ये नहीं पता चल सका। यानी कि जब घनत्व निकाला वैज्ञानिकों ने
तो उन्होंने पहली परत का घनत्व निकाला तो कम निकला, दूसरी परत का घनत्व निकाला तो ज़्यादा निकला। तो सोचने उन्होंने मान लिया कि पृथ्वी जो है वो कई परतों में बटी हुई है, और उसकी पहली परत जो है जिस पर हम रहते हैं, जिसमें पृथ्वी धरती कहते हैं, वो मुलायम है, और नीचे की जो परत है वो कठोर है। बस इससे घनत्व से वैज्ञानिकों को सिर्फ पृथ्वी के परतों में बंटने का पता चला, लेकिन अंदर का भाग कैसा है ये वैज्ञानिक नहीं जान पाए। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, दबाव प्रेशर। क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह घनत्व अंदर की सतह से इसलिए कम है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव अधिक है, और दबाव से घनत्व बढ़ता है। यानी किसी चीज़ में अगर प्रेशर डालेंगे तो वो है ना, नीचे की जो चीज़ है वो उसका वो हो जाएगी। जैसे एक रबड़ होते हैं, रबड़ अगर हम खींचेंगे और इसे छोड़ देंगे तो एक जगह कण पास आ जाएंगे, तो उसका घनत्व जो वजन जो बढ़ जाएगा। इतनी दूर रहेंगे तो वस्तु जो बड़ी भी रहेगी और उसका वजन भी कम ही रहेगा। तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो घनत्व इसलिए कम है क्योंकि उस पर दबाव कम है, और जो दूसरी परत है उसका घनत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस पर ऊपरी सतह का जो प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, इसलिए घनत्व बढ़ा हुआ है। यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह और आंतरिक सतह एक ही पदार्थ की बनी है, लेकिन केवल दबाव के कारण घनत्व में अंतर पाया जाता है। दबाव के कारण ही दूसरी परत में जो है उसका घनत्व बढ़ रहा है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस तर्क को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ऊपरी सतह का घनत्व 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और अंदर का घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इतना घनत्व दबाव के कारण बढ़ना संभव नहीं है। यानी कुछ वैज्ञानिकों ने इस तरह को खारिज कर दिया कि इतना प्रेशर से जो है इतना घनत्व नहीं बढ़ता, इतना ही घनत्व बढ़ रहा है, इसकी वजह कुछ और ही है। तो इस प्रकार यह तो मान लिया गया कि दबाव से घनत्व बढ़ता है, लेकिन इतना बढ़ जाए ये तथ्य ठीक नहीं है। ये वैज्ञानिकों ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो दबाव से आंतरिक संरचना के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला और इसे छोड़ दिया। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, वो था टेम्परेचर यानी तापमान के आधार पर जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की संरचना पता लगाने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि 32 मीटर की गहराई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ रहा था। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि अगर इस दर से तापमान बढ़ा तो बस 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, 100 मीटर पर 3 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर पर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, तो 8 किलोमीटर पर 240 से 250 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरल है। तो मान लिया अगर इस दर से या अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 32 मीटर तक वैज्ञानिकों ने खुद एक तापमान मापा तो इतना बढ़ रहा था। तो उन्होंने अगर इस दर से तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो वो लिक्विड है, क्योंकि 100 किलोमीटर की गहराई पर तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ कोई भी पदार्थ ठोस रूप में रह ही नहीं सकता। तो वैज्ञानिकों ने मान लिया कि लगता है कि पृथ्वी जो आंतरिक सतह है वो जो है वो लिक्विड है, वो तरल है। क्योंकि अगर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो 100 किलोमीटर पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये करीब 2000 या 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो वहाँ पर कोई वस्तु अपने असली रूप में रह ही नहीं सकती, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि अगर पृथ्वी अंदर से तरल है तो इतनी स्थिर कैसे रह सकती है, संभव नहीं है। फिर वैज्ञानिक कहने लगे कि अगर कुछ वैज्ञानिकों जब कहा कि लगता है पृथ्वी अंदर से लिक्विड है, तो कुछ वैज्ञानिकों ने मान लिया कि अगर पृथ्वी अंदर से लिक्विड होती तो ये एक जगह स्थिर कैसे रहती, ये तो हिलती डुलती। ये तर्क जो है गलत है, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा। तो बाद में कई डिवाइस से पता लगाया गया कि जहाँ ज्वालामुखी सक्रिय है तो वहाँ 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है वहाँ तापमान 400 से 500 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अब तो जो वैज्ञानिक मान रहे थे कि जो है हर जगह पृथ्वी का नीचे जाने के पर टेम्परेचर एक ही जैसा है, तो कुछ डिवाइस ने पता लगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कि जहाँ वोल्केनो एक्टिविटी हो रही है, नहीं ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहाँ तो जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस है, और जहाँ सक्रिय नहीं है वो 400-500 डिग्री सेल्सियस है। यानी 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अधिक गहराई में जाने से इतनी तेज़ी तापमान नहीं बढ़ता। जो ऊपर का तर्क था कि 32 डिग्री सेल्सियस पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, तो वो अब गलत हो गया। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने की दर समान नहीं है। तो उन्हें मान लिया पृथ्वी का तापमान बढ़ने की दर समान नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरी पृथ्वी लिक्विड होती।
तो और अंदर की परत तरल भी नहीं है, क्योंकि दबाव से घनत्व बढ़ता है और ऊपर की सतह का दबाव पड़ने से नीचे का तरल पदार्थ ठोस हो जाता है। यानी पृथ्वी अंदर से लिक्विड नहीं है, यानी तरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, जो नीचे के अगर लिक्विड है भी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिक्विड है भी, तो ऊपर प्रेशर से क्या होता है कि कण पास पास आ जाते हैं। कण पास पास होंगे तो जो लिक्विड फॉर्म में वो ठोस हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि ऊपर की परत जो है वो मुलायम है, नीचे की परत जो है वो तरल नहीं है, वो भी ठोस है। लेकिन अभी कैसी ठोस है अभी तक ये नहीं पता चला टेम्परेचर से। तो इस प्रकार तापमान से पृथ्वी के अंदर का तापमान पता चला। आंतरिक संरचना कैसी है ये भी नहीं पता चल सके। तापमान से भी पूरी तरीके से ये नहीं पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कैसी है। तो उन्होंने फिर चौथा तरीका अपनाया, ज्वालामुखी क्रिया, जो कि एक प्राकृतिक कारक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोतों में। तो ज्वालामुखी क्रिया, तो ज्वालामुखी से शुरू में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अर्थात गली हुई अवस्था में, यानी उस समय तक जो है जो साइंस जो इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो उन्होंने माना कि जो नीचे से आग निकल रही है, ज्वालामुखी हो रही है, तो इसका मतलब तो पृथ्वी अंदर से जो लिक्विड है, ये आग भरी हुई है, इसके अंदर तरल है, तरल अवस्था में है। लेकिन फिर तर्क दिया गया, अगर पूरी पृथ्वी तरल है तो यह ऊपर से इतनी ठोस क्यों है और ज्वालामुखी क्रिया हर जगह क्यों नहीं होती, पृथ्वी में इतनी स्थायित्व भी कैसे संभव है। यानी अगर पृथ्वी तरल है, वही पहले वाला टेम्परेचर वाला हिसाब कि वही तर्क दिया गया कि पृथ्वी जो है अंदर से लिक्विड है, तरल है, आग है उसके अंदर, तो ये पृथ्वी पृथ्वी इतनी स्थिर कैसे है, टिकी हुई कैसे है, ये इनमें मतलब हिलती क्यों नहीं है, और ये ज्वालामुखी हर जगह क्यों नहीं निकलते। तो ये तर्क दिया गया। तो बाद में वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि पृथ्वी के अंदर कोई परत तरल है, पूरी पृथ्वी तरल नहीं है। यानी ज्वालामुखी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता नहीं चल सके। यानी ज्वालामुखी से जब वैज्ञानिकों ने माना, लेकिन लगता है कि पूरी पृथ्वी के अंदर से तरल है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अगर अंदर से तरल है तो ये स्थिर क्यों है और ज्वालामुखी हर जगह क्यों नहीं निकलते। तो बाद में वैज्ञानिकों ने माना, लगता है कि वो साइंस उस वक्त इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि पृथ्वी कोई तो परत है नीचे जो कि लिक्विड है, जहाँ से ही ज्वालामुखी उद्गार हो रही है। तो ज्वालामुखी क्रिया से भी, यानी प्राकृतिक कारक से भी वैज्ञानिक ये नहीं जान पाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो दूसरा तरीका अपनाया खनन। वैज्ञानिकों ने खनन के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश की, लेकिन वे अधिक गहराई तक नहीं पहुंच सके, तो इनका यही प्रयास असफल रहा। तो उन्होंने खुदाई के माध्यम से और ड्रिल के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने की कोशिश की, लेकिन वे जो है ज़्यादा नीचे नहीं जा सके। क्योंकि पृथ्वी के नीचे अगर जाएंगे तो तापमान बढ़ता है और मनुष्य जो है सिर्फ 15 से जो है ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकता, तो ज़्यादा नीचे टेम्परेचर नहीं जा सके। तो ये प्रयास जो असफल रहा। तो फिर उन्होंने भूकंपीय तरंगे, भूकंप जो आते हैं, भूकंपीय तरंगे निकलती है, उनसे पता लगाने की कोशिश की कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का विश्वसनीय स्रोत भूकंपीय तरंगे है। ये PYQ में क्वेश्चन PCS में पूछा जा चुका है और शायद ये UPSC में भी पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत क्या क्या है। तो एक ज्वालामुखी क्रिया दे दिया होगा, एक दबाव दिया, एक घनत्व दे दिया और एक भूकंपीय तरंगे दे दिया। तो इसका जो सही था, वो विश्वसनीय था, वो भूकंपीय तरंगे था। तो ये क्वेश्चन को लिख लेना आप। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के अंदर के विषय में ऐसी ही जानकारी मिलती है जैसे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से मानव शरीर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो पृथ्वी के अंदर से भूकंपीय तरंगे आती हैं, वो इस तरीके से ही हमें जानकारी देती है कि अंदर की पृथ्वी के अंदर की, जैसे कि मानव से में एक्सरे कराते हैं उसमें एक एक हड्डी नजर आती है, अल्ट्रासाउंड में कि पेट में या कहीं कहीं अल्ट्रासाउंड होता है उसमें अंदर क्या है। तो जैसे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि पेट के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर क्या है, तो ऐसे भूकंपीय तरंगों से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों को सभी पदार्थों के साथ गति कराई, क्योंकि पृथ्वी से प्राप्त सभी तत्व उनके पास थे। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि चट्टानों के तत्व और घनत्व बदलने से भूकंपीय तरंगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यानी भूकंपीय तरंगें जो आ रही थी, उनसे उन्होंने देखा वैज्ञानिकों ने कि कहीं पर तो भूकंपीय तरंगें जो है ये तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कहीं पर ये धीमी हो जाती है, गति इनकी गति कम हो जाती है, और कहीं पर ये किसी पदार्थ में ये भूकंपीय तरंगें चल ही नहीं रही है। तो इससे अंदाजा लगा कि पृथ्वी जो अंदर से एक समान नहीं है।
तो चट्टानों में ऊर्जा का स्तर कम या ज़्यादा होने से भूकंपीय तरंगों का व्यवहार बदल जाता है। यानी भूकंपीय तरंगों का व्यवहार निश्चित दिशा में एक ही जैसा रहता है। इन तरंगों की गति दिशा में बदलाव तत्व का माध्यम और यानी मुलायम में कठोर बदलने से होता है। यानी भूकंपीय तरंग जो है शुरू में तो एक समान दर से चलती है, लेकिन अगर कठोर भाग आ गया तो उसमें भूकंपीय तरंगे तेज से चलेंगी, तेजी से कंपन होगा। अगर कोई मुलायम जगह आ गई, सॉफ्ट जगह आ गई, तो भूकंपीय तरंगे जो है इनकी गति वहाँ कम हो जाती है। भूकंप के आने पर तो भूकंपीय तरंगे क्या है, तो भूकंप के आने पर विभिन्न प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन भूकंपीय तरंगे कहते हैं। जब भूकंप आता है तो कंपन होता है। कंपन, ये कंपन जो है कुछ लहरें होती हैं, उनसे कंपन होता है, तो ये भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें मुख्य पी और एस तरंगे होते हैं। 3 प्रकार के तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और उन्हें लव तरंगे भी कहते हैं, तीसरे तरंगे को। इन पी और एस तरंगे को बॉडी वेव कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर की जानकारी लेकर आती है। पी और एस तरंगे जो प्राथमिक और द्वितीय तरंगे है, भूकंपीय तरंगे, इनको बॉडी वेव यानी शारीरिक तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से वो बताया था, पहले एग्जाम्पल दिया था कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे से हमें बॉडी के बारे में चलता है, ऐसे पी और एस तरंगे से पृथ्वी के अंदर की चट्टानें कैसी है इसका पता लगता है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर अधिक गति होने के कारण सबसे पहले पहुंचती हैं। ये तरंगे ठोस व द्रव दोनों भाग से होकर गुजरती है। यानी जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो तरंगे निकलती है उन्हें पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये जो तरंगे हैं वो ठोस और द्रव में दोनों में गति करती है और सबसे पहले पृथ्वी पर पहुँचती है। एस तरंगों को द्वितीय तरंगे कहते हैं, क्योंकि ये पी तरंगों के बाद आती हैं। इनकी गति पी तरंगों से अधिक होती है, ये सिर्फ ठोस में गति करती हैं। यानी एस तरंगे जो है इन्हें सेकेंडरी तरंगे या द्वितीय तरंगे कहते हैं। क्यों? क्योंकि पी तरंगे प्राइमरी तरंगे जो होती हैं उनके बाद पृथ्वी पर आती हैं और इनकी गति अधिक होती है, सिर्फ ठोस में ही गति करती हैं। तो वैज्ञानिकों ने के पास जो पदार्थ थे उनमें पहले तो पी तरंगों की गति कराई, तो उन्होंने देखा कि पी तरंगे ठोस और द्रव में दोनों में गति कर रही हैं। जिन्होंने एस तरंगों की गति कराई तो उन्होंने देखा कि एस तरंगे सिर्फ द्रव में गति कर रही हैं, ये ठोस में गति नहीं कर रही है। तो उनसे विज्ञान ने पता लगाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कैसी है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में भूकंपीय तरंगों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड पाई गई, लेकिन 15 किलोमीटर गहराई पर इनकी गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई। यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जब प्राथमिक ये जो भूकंपीय तरंगे होती हैं तो इनकी गति लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 6 किलोमीटर की दर से गति कर रही थी। लेकिन 15 किलोमीटर पर जब इनकी गति कराई तो इनकी गति बढ़ गई। तो वैज्ञानिकों ने माना कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है वो सॉफ्ट है और पृथ्वी की जो सेकंड परत है वो जो है वो हार्ड है, कठोर है। क्यों? उन्होंने देख लिया था कि पहले की जो प्राथमिक तरंगे और ठोस द्रव दोनों गति कर रही हैं और जो द्वितीय तरंगे हैं वो सिर्फ ठोस में गति कर रही हैं तो इस वजह से उन्होंने अनुमान लगाया कि ऊपर की परत जो है वो सब सॉफ्ट है और नीचे की परत जो है वो हार्ड है। तो इससे पता चला, ये जो एग्जाम्पल दिया है तो इससे पता चला कि पृथ्वी का ऊपरी भाग हल्का कम घनत्व वाला है और जबकि निचला भाग ऊपर के दबाव और घनत्व बढ़ने के कारण ठोस हो गया। नीचे ऊपर का पृथ्वी के ऊपर इससे जो वो हल्का है और नीचे का हिस्सा ठोस है, सेकंड परत। तो IUGG एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है के अनुसार पृथ्वी के घनत्व में बदलाव 30 किलोमीटर तक ही होता है। यानी अब तक जो माना जा रहा था कि घनत्व बढ़ने से वो पदार्थ ठोस होता है और ठोस से जो है भूकंपीय तरंगे जो है गति करती है। तो IUGG संस्थान ने पता लगाया कि जो घनत्व बढ़ता है 30 किलोमीटर तक बढ़ता है, 30 किलोमीटर के बाद घनत्व नहीं बढ़ता। तो भूगोलवेत्ता जो जियोग्राफर थे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की ऊपरी परत हल्के तत्वों से बनी है, इसलिए हल्की है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम हल्के तत्व है, इसे सियाल नाम दे दिया गया। इन भूगोलवेत्ताओं ने पहली परत को कहा कि हल्की परत है, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम है, इसे उन्होंने सियाल कहा। वहीं 15 से 30 किलोमीटर गहरी परत कठोर है, यह भारी तत्वों से बनी है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम भारी तत्व है, इसे उन्होंने सीमा नाम दिया।
पृथ्वी की पहली परत को इन्होंने सियाल नाम दिया और पृथ्वी की दूसरी परत को इन्होंने सीमा नाम दिया। क्यों सीमा? सिलिका और मैग्नीज मिला के सीमा नाम इन्होंने दिया। भारी तत्वों से बनी कठोर परत है। इस प्रकार IUGG इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी ऑफ जियोपिक, ये इसकी IUGG की फुल फॉर्म है, ने पृथ्वी को भूकंपीय तरंगों के आधार पर जानकर इनका नामकरण भूपर्पटी, मेंटल और कोरोड नाम दिया। यानी IUGG ने फिर इन सभी स्रोतों के माध्यम से एक निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी जो है वो 3 परतें हैं। पहली परत का नाम दिया उन्होंने भूपर्पटी यानी क्रस्ट, दूसरी परत का नाम दिया मेंटल और तीसरी परत का नाम दिया कोरोड। तो ये हमारा टॉपिक पूरा होगा। तो दूसरा हमारा टॉपिक शुरू होता है IUGG द्वारा परतों का नामकरण। यानी नाम तो उन्होंने दे दिया, तो नाम और उनकी विशेषता, किस विशेषता के आधार पर पृथ्वी की परतों का उन्होंने नाम दिया। तो IUGG द्वारा परतों का नामकरण, क्या क्या नाम दिया, कैसे नाम दिया उन्होंने। तो पृथ्वी पूरी पृथ्वी है और इसका ये केंद्र है जिसे त्रिज्या भी कहते हैं, जिसका 6370 या 73 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की पहली परत जिस पे हम रह रहे हैं उसे भूपर्पट निकृष्ट कहा, दूसरी परत को उन्होंने मेंटल कहा, तीसरी परत को IUGG वैज्ञानिक संस्थान ने कोरोड कहा। तो IUGG जो एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है ने पृथ्वी को भूकंपीय तरंगों के आधार पर बांटकर इसकी परतों का नामकरण किया। यानी पहले ने भूकंपीय तरंगों, पहले तो इन्हें घनत्व, दबाव, तापमान, ज्वालामुखी खनन से पता नहीं चला कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, लेकिन भूकंपीय तरंगों से इन्होंने पता लगा लिया कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, तो उसका नाम इन्होंने दे दिया। पहली परत यानी पृथ्वी जो पहली परत है जिस पर हम रहते हैं उसे भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं। तो IUGG ने पृथ्वी की पहली ऊपरी परत को भूपर्पटी यानी क्रस्ट नाम दिया। इसे सियाल भी कहते हैं क्योंकि यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। पहली परत को वैज्ञानिकों ने क्रस्ट नाम दिया। भारत में से भूपर्पटी कहते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। ये बहुत हल्की परत है क्योंकि इन तत्वों का भार घनत्व कम है। पृथ्वी पहली परत जो है वो हल्की है क्योंकि जो सिलिका और एल्यूमिनियम होते हैं उनका जो भार है वो कम होता है। क्रस्ट की यानी भूपर्पटी की औसत मोटाई को लेकर भूगोलवेत्ताओं में मतभेद है। यानी इसकी मोटाई कितनी है, इस पे जो वैज्ञानिक बट गए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि 50 किलोमीटर है, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये 100 किलोमीटर है पहाड़। तो जब वैज्ञानिक बट गए, कोई कह रहा है कि 50 किलोमीटर है, कोई कह रहा 100 किलोमीटर क्रस्ट की मोटाई है। तो जो IUGG है वैज्ञानिक संस्था है, इसके अनुसार इसकी मोटाई 30 से 35 किलोमीटर है और अधिकतर की सहमति इसी पर है। यानी IUGG जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक उन्होंने कहा नहीं, जो क्रस्ट की मोटाई वो 30 से 35 किलोमीटर, तो यही मान लिया गया। क्रस्ट के दो भाग में बांटा गया, एक महाद्वीपीय क्रस्ट और दूसरा महासागरीय क्रस्ट। यानी वह क्रस्ट यानी भूपर्पटी जो महाद्वीप है जिसमें हम मानव रह रहा है, जंगल है और जंगल और देश वगैरह है, उधर महासागरीय क्रस्ट जिसमें महासागर और नदी फैली हुई, तो महासागरीय क्रस्ट कहते हैं। तो महाद्वीपीय क्रस्ट इसकी औसत मोटाई 30 से 35 किलोमीटर है, इसकी आयु अधिक है, इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस, सिलिका, एल्यूमिनियम से हुआ है। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है जिस पर हम रह रहे हैं, शहर वैसे हुए, मानव रह रहा है, जंगल है, इसकी मोटाई वैज्ञानिकों ने बताई 30 से 35 किलोमीटर। और महासागरीय क्रस्ट जैसे महासागरीय है, वो जो धरती है, क्रस्ट है, भूपर्पटी है, इसकी आयु स्थल से कम है, इसकी आयु कम बताई गई। इसका निर्माण फेरियम, मैग्नीशियम, चूना से हुआ है। उन्होंने कहा कि महाद्वीपीय क्रस्ट ये अधिक पुरानी है और महासागरीय क्रस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ये नई है महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में। और जो ये भूपर्पटी क्रस्ट इसका जो घनत्व बताएगा 2.8 से लेकर 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये वैज्ञानिकों ने बताया है। तो भूपर्पटी ये पहली परत हो गई और हमारी दूसरी परत शुरू होती है उसे मेंटल, उसे करना है मेंटल, उसे मेंटल कहते हैं। क्रस्ट के बाद 30 किलोमीटर के बाद दूसरी परत शुरू होती है, इसे मेंटल कहते हैं। इसकी गहराई 30 से 29 किलोमीटर तक है, यानी मेंटल की गहराई, मेंटल जो है दूसरी परत है, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल की खोज मोहरेविक भूगोलवेत्ता द्वारा की गई थी, इस कारण इसे मोहो असमर्थता भी कहते हैं। यानी जो ये दूसरी परत है इसकी खोज जो मोहरेविक के वैज्ञानिक उन्होंने की थी, तो इसका नाम मोहो असमर्थता भी रख दिया गया। मोह असमर्थता क्रस्ट और मेंटल के बीच है, इन दोनों को अलग करती है। यानी मोह असमर्थता यानी जहाँ से मेंटल जो परत शुरू होती है वहाँ से इन्होंने वैज्ञानिकों ने खोज की थी, तो इसके बीच में एक वो बना दिया गया, मैं तो पहले बताया था, जैसे कि मैं बताता हूँ। ये देखो, ये रहा, ये ऊपरी क्रस्ट है और ये मेंटल है, क्रस्ट है, मेंटल है। और जो दूसरे जो वैज्ञानिक थे मोहरेविक, इन्होंने इसकी खोज की दूसरी परत की,
तो यहाँ का जो बीच का भाग है जहाँ मेंटल और क्रस्ट अलग होती है उसे मोरेबिक असमतलता नाम दे दिया गया। इनके याद दहानी में कह लें या फिर इनकी खोज के कारण कह दें। मोर मेंटल जो परत है दूसरी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसे सीमा कहते हैं। यानी मेंटल दूसरी परत है पृथ्वी की, इसे मेंटल नाम दिया, इसे सीमा भी कहते हैं। और पहली परत को क्या कहते हैं? पहली परत को सियाल, क्योंकि वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। इसे सीमा नाम दिया क्योंकि मैग्नीशियम और उससे सिलिका मैग्नीशियम से बनी हुई थी। तो मैग्नीशियम भारी तत्व है, इसलिए मेंटल का घनत्व सियाल से अधिक है। इस कारण अंदर जाते हुए भूकंपीय तरंग की गति बढ़ती है। यानी हम देख रहे थे कि ऊपरी परत पर जो भूकंपीय तरंग की गति कम थी और नीचे जाते हुए गति जो बढ़ रही थी, तो इसका एक वजह थी कि वो ठोस थी, और ठोस होने के कारण क्या था, उसमें मैग्नीशियम तत्व अधिक पाया जाता है। क्रस्ट और मेंटल में पी और एस दोनों तरंगे गति करती है। यानी जो क्रस्ट और मेंटल दो परतें हैं, इसे पी तरंगे भी गति करेंगी और एस तरंगे भी गति करेंगी। भूकंप क्या है, भूकंपीय तरंगे क्या है, ये हमारा अलग से टॉपिक, अलग से चैप्टर है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में बता दिया गया है। मेंटल को 3 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी मेंटल 30 से 200 किलोमीटर, मध्यवर्ती मेंटल 200 से 700 किलोमीटर, निचला मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर। मेंटल के 3 भाग, ऊपरी मेंटल, मध्यवर्ती मेंटल, निचला मेंटल। मेंटल के नीचे की दूसरी परत जिसे मध्यवर्ती मेंटल कहते हैं, वो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर है। इसका घनत्व कम है। यहाँ भूकंपीय तरंगें गति कम करती हैं, इसलिए इसे निम्न गति का मंडल या दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यह कमजोर परत है, कठोर नहीं है। अभी हम देख रहे थे कि जो भूपर्पटीय क्रस्ट थी, सबसे पहली परत थी, उसमें भी भूकंपीय तरंगें गति कम कर रही थी। और फिर हमने कहा कि मेंटल में भूकंपीय तरंगें जो है वो गति ज़्यादा कर रही थी, लेकिन ये मेंटल में पूरी मेंटल में 30 या 200 किलोमीटर लगातार सेम गति नहीं होती इनकी। ये 200-700 किलोमीटर मध्यवर्ती मेंटल में जाकर इसकी गति कम हो जाती है। क्यों? यहाँ पर जो है भाग वो लिक्विड है। लिक्विड क्या हुआ हम आगे बताएंगे। तो इससे वैज्ञानिकों ने जो मेंटल को 3 भागों में बांटा है। जो दूसरा भाग है उसमें उसे वैज्ञानिकों ने निम्न गति का मंडल या दुर्बलता मंडल कहा है। तो ये पीसीएस में पूछा जा सकता है, और यूपीएससी में सर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पीसीएस में पूछा जा सकता है कि निम्न गति का मंडल क्या है, दुर्बलता मंडल क्या है। तो वो मेंटल ही है। मेंटल को निम्न गति का मंडल या दुर्बलता मंडल कहा जाता है। मेंटल में मैग्मा चैम्बर है। यहाँ मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा बनता है जो प्लाज्मा की अवस्था में है। यानी जो 200-700 किलोमीटर की जो जगह है, यहाँ पर एक मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर वह जगह है जहाँ पर ज्वालामुखी का जो एक तो मैग्मा होता है, एक होता है लावा। जब ज्वालामुखी अंदर रहता है तो मैग्मा कहते हैं, और जब वो ज्वालामुखी फट के बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। तो मैग्मा चैम्बर वह जगह है जहाँ पर मैग्मा यानी लावा या ज्वालामुखी का जो लावा तो वो बनता है, उसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। और मैग्मा यहाँ पर मैग्मा बनता है जो 200-700 किलोमीटर मेंटल का भाग है, यहाँ पर मैग्मा बनता है। इसे मैग्मा चैम्बर का प्लाज्मा की अवस्था में। प्लाज्मा की अवस्था में क्यों है ये भी बताएंगे हम तुम्हें। यहाँ प्लाज्मा इसलिए मिलता है, यानी मेंटल में जो मैग्मा प्लाज्मा तो जानते हो, जैसे कि चेरी, देखिए चेरी जो लाल लाल सी होती है, चेरी हरी और लाल होती है, चेरी जो खाते मीठे लगते खाने में, वो प्लाज्मा है। उसे प्लाज्मा यानी ना तो सॉफ्ट होती है और ना ही हार्ड होती है, वो बीच का भाग होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ प्लाज्मा इसलिए मिलता है क्योंकि सतह से 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में रेडियो एक्टिव तत्व यानी यूरेनियम, थोरियम पाए जाते हैं, जिनमें स्वतः विखंडन होता है। यानी जो मेंटल का दूसरा भाग है 200-700 किलोमीटर में, यहाँ पर यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है, और इनमें जो स्वतः खुद जो है इनमें विस्फोट होता रहता है, जिससे कि यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, जो टूट कर गर्मी उत्पन्न करता है। यूरेनियम थोरियम आपस में टूटते हैं और गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिससे यहाँ का तापमान 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे यहाँ का पदार्थ चट्टान पिघलने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर से पड़ने वाले दबाव के कारण पिघल नहीं पाती, जिससे यह प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। यानी 200 से और 700 किलोमीटर जो मेंटल का भाग है, यहाँ पर मैग्मा प्लाज्मा की अवस्था में क्यों पाया जाता है, इसकी वजह 2 बताइए। एक तो यहाँ पर यूरेनियम और थोरियम, ये इनमें आपस में विस्फोट होता है तो ये गर्मी उत्पन्न करते हैं। गर्मी उत्पन्न कर जो चट्टानें हैं यहाँ पर वो पिघल जाती हैं, लेकिन ये पूरी तरह नहीं पिघल पाती। क्यों? ऊपर से दबाव पड़ रहा है, किसका? भूपर्पट यानी क्रस्ट का दबाव पड़ रहा है, तो ये ना तो पूरी तरीके से ठोस हो पाती है क्योंकि इतना दबाव नहीं पड़ पाता, और ना ये तरल रहती हैं
क्यों, ऊपर से दबाव पड़ रहा है। तो ये प्लाज्मा की अवस्था में यानी चेरी जैसी यहाँ पर जो है चट्टाने हैं। 270 किलोमीटर में या दुर्बलता मंडल या निम्न गति के मंडल में चेरी जैसी चट्टाने पाई जाती हैं, प्लाज्मा की जैसी होती हैं। मेंटल 30 से 29 किलोमीटर तक सभी जगह समान नहीं है। तो मैं पता लगेगा कि मेंटल जो है, मेंटल कहाँ शुरू होती है, 0 से 30 किलोमीटर तक क्रस्ट, 30 से 2900 किलोमीटर में क्या मेंटल परत मिलेगी। और मेंटल अब क्या पता लगा कि मेंटल जो है वो पूरी जगह समान नहीं है, यानी ये पूरी तरह ठोस नहीं है। ऊपर जो है ठोस है और नीचे जो है ये प्लाज्मा की जैसी है, यानी चिपचिपी है, ना ठोस है और ना तरल है, लिक्विड ना लिक्विड है, ये प्लाज्मा की जैसी है। इससे मुझे पता लग गया। तो अब मेंटल का आयतन है क्षेत्रफल, यानी कितने पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल में मेंटल का जो है वो कितने क्षेत्र में फैली हुई है, तो 83%, यानी 83% भाग जो है पूरी पृथ्वी का मेंटल का बना हुआ है। और इसका भार पूरी पृथ्वी का 68% है, यानी अगर 100% वजन है पृथ्वी का तो उसमें 68% जो है वजन जो है वो अकेले मेंटल का है। इतनी सबसे बड़ी परत, बहुत बड़ी परत है। दूसरा जो है पृथ्वी की तीसरी परत जो है, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया करोड़। पहली भूपरपटी, दूसरी क्रस्ट, तीसरी करोड़। मेंटल के नीचे के भाग को करोड़ कहते हैं, जो पृथ्वी के केंद्र तक है। यानी पहली परत क्रस्ट यानी भूपरपटी, दूसरी परत मेंटल, तीसरी परत करोड़। मेंटल के बाद शुरू हुई है करोड़, जो पृथ्वी के केंद्र तक है। पृथ्वी का केंद्र यानी त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी के केंद्र कहाँ पर है, 6370 यानी 73 या फिर 71 किलोमीटर के बाद में जो है पृथ्वी का केंद्र आता है, वहाँ तो जो करोड़ फैला हुआ है। करोड़ 2900 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक है, ये लगभग आ गया 6300 किलोमीटर, लगभग आ गया। करोड़ के दो भाग है, आंतरिक करोड़ और बाहरी करोड़। करोड़ आंतरिक करोड़ जो है वो ठोस अवस्था में, करोड़ जो है जो अंदर का भाग है वो ठोस अवस्था में है, और बाहरी करोड़ जो वो तरल अवस्था में है। अब ये ठोस क्यों है और तरल क्यों है, इसका मतलब ये कैसे हुआ। तो जो बाहरी करोड़ है वो तरल अवस्था में है। क्यों तरल अवस्था में है, क्योंकि ये मेंटल के पास है। बाहरी करोड़ जो है वो मेंटल के पास है, और मेंटल के पास क्या होता है कि यूरेनियम थोरियम में स्वतः विखंडन होता है, यानी टूटते रहते हैं और गर्मी उत्पन्न करते हैं, और यहाँ की चट्टानें पिघल जाती है, इसलिए तरल अवस्था में। और जो आंतरिक करोड़ है और अंदर का भाग है जो करोड़ का, वो जो है वो ठोस अवस्था में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है यूरेनियम और थोरियम का विखंडन तो होता है, लेकिन भार इतना भूपरपटी, क्रस्ट और बाहरी करोड़ का इतना भार पड़ जाता है कि वो जो तरल अवस्था में रहता है वो जो ठोस बन जाती है, इसलिए बाहरी करोड़ जो वो ठोस है। वही समझ में आया। तो करोड़ की खोज किसने की थी, करोड़ की खोज गुटेनबर्ग भूगोलवेत्ता ने की थी, इसलिए गुटेनबर्ग असंबद्धता भी कहते हैं। मेंटल की खोज किसने की थी, मोरेविक भूगोलवेत्ता, तो उसका नाम डाल दिया मोरेविक असंबद्धता। और करोड़ की खोज किसने की थी, गुटेनबर्ग ने, एक वैज्ञानिक थे, तो इसका नाम डाल दिया गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो ये भी पूछा जा सकता है मिलाने के लिए, पीसीएस में, यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि मोरेविक असंबद्धता का मिलान, मोरेविक असंबद्धता किसे कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, मोरेविक असंबद्धता जो है वो है मेंटल, और गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है वो पृथ्वी का करोड़ है, पृथ्वी की तीसरी परत है। करोड़ में निकिल और फेरस पाया जाता है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। तो पृथ्वी पहली परत जो थी क्रस्टीय भूपरपटी थी, उसे कहा था सियाल। दूसरी परत थी मेंटल, उसे नाम दिया था सीमा, और तीसरी परत को दिया नाम दिया नीफे। तो ये भी पूछ सकता है पीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछ सकता है, लेकिन पीसीएस में पूछ सकता है कि सीमा क्या है, किससे बनी है, नीफे किसे कहते हैं, सियाल किसे कहते हैं। तो ये देख लेना, इसके अलग से नोट्स बना लेना। नीफे का घनत्व सीमा से अधिक है, ये सबसे भारी भाग है, यानी जो करोड़ है ये मेंटल से बहुत ज़्यादा का घनत्व अधिक है, क्योंकि प्रेशर ऊपर से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा भारी भाग है। पी तरंगे जब करोड़ में प्रेस करती है तो इनकी गति बढ़ जाती है, और ये कठोर है, घनत्व अधिक है। तो पी तरंगे को जब मेंटल में गति कराई तो एक जगह तो नहीं गति बढ़ रही थी, दूसरी जगह कराई तो गति कम हो गई, कि वहाँ प्लाज्मा की अवस्था में थी। ऊपरी भाग में ऊपर पट्टी में क्रस्ट में इसकी गति कराई तो गति कम हो रही थी, और जब नीचे से गति कराई गई भूकंपीय तरंगों की तो गति बढ़ गई। तो इससे पता चला कि करोड़ जो है वो ठोस अवस्था में है। एस तरंगे करोड़ में प्रवेश नहीं करती, यहाँ पहुंचकर अपनी दिशा बदल लेती है। एक तरंगे होती है पी तरंगे, और सेकेंडरी तरंगे वो क्या है, ठोस में गति करती हैं। तो यहाँ पर जाकर है ना ये अपनी दिशा बदल लेती है, करोड़ में गति नहीं करती इस तरंगे, पी तरंगे गति करती है, क्योंकि पी तरंगे जो है वो ठोस में ज़्यादा गति करती है। यहाँ एस तरंगे इसलिए नहीं पहुँच पाती क्योंकि यहाँ तापमान अधिक है, चट्टानें पिघल जाती है, मेंटल भी ज़्यादा दबाव नहीं डाल पाती, इसका तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है।
यहाँ पर जो है इस तरंगे नहीं पहुँच पाती क्योंकि तापमान अधिक है और चट्टानें यहाँ पर पिघल जाती है। जो बारीक, ये बारीक रोड की बात हो रही है। बारीक रोड में जो है वो लिक्विड अवस्था में तो इस तरह की गति नहीं कर पाती, लेकिन अगर और नीचे जाएगी ना, जहाँ आंतरिक रोड है, तो वहाँ पर जो है गति बढ़ जाएगी और इसलिए और वहाँ पर गति इनकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहा यहाँ इस तरह की इसलिए नहीं पहुँच पाती क्योंकि तापमान अधिक है और चट्टानें पिघल जाती है। ये बाहरी करोड़ की बात हो रही है, आंतरिक करोड़ की बात नहीं हो रहा है। आंतरिक करोड़ में तो चट्टानें पिघलती है, लेकिन जो है दबाव के कारण वो ठोस हो जाती है, तो वहाँ पर तो इस तरह की पहुँचेगी। और मेंटल भी ज़्यादा दबाव नहीं डाल पाते बाहरी करोड़ में, क्यों, मेंटल भी पहले ही, मेंटल का भी वो प्लाज्मा की अवस्था में, तो वो इतना दबाव नहीं डाल पाती। और करोड़ का जो टेम्परेचर है 2700 डिग्री सेल्सियस है, 2700 डिग्री सेल्सियस। अगर पृथ्वी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो जाए ना, तो पृथ्वी तो भाई कोई बचे भी सब खत्म हो जाएंगे। करोड़ का बाहरी भाग जो तरल है और आंतरिक भाग वह ठोस है। ये मैंने तुम्हें बताया, अभी बता दूँ। बाहरी भाग तरल इसलिए है, करोड़ का मेंटल के नीचे है। मेंटल जो प्लाज्मा की अवस्था में है, ये ज़्यादा वेट या वजन नहीं डाल पाता और यूरेनियम थोड़ा विघटन होता रहता है, चट्टानें टूटती रहती है और जो है वजन ना डालने के कारण तो ये भी तरल ही रहता है यहाँ पर। और आंतरिक भाग ठोस है। आंतरिक भाग 6370 किलोमीटर में कोई दिल्ला उसका 6000 से 1 से लेकर 6000 तक वजन पड़ रहा है। तो इतना वजन पड़ रहा है, जो तरल चीज़ है वो भी एक जगह इकट्ठी होगी, वहाँ पर इसका जो करोड़ है वो ठोस हो जाता है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है जो हम पृथ्वी का अंतिम संरचना जानना क्यों महत्वपूर्ण है, ये पता लग गया। पृथ्वी का अंतिम संरचना जानने के स्रोत क्या क्या है, ये पढ़ लिया। भूकंपीय तरंग के विश्वसनीय स्रोत क्यों है, ये पता लग गया। और IUG द्वारा पृथ्वी का नामकरण 3 भागों में किया गया, ये पढ़ लिया। अब PYQ रह गया। तो फिर इस चैप्टर से जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और नीचे क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं। पहला क्वेश्चन जो PYQ में UPSC ने पूछा है इस चैप्टर से कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब कर दोगे वर्णन तुम कि पृथ्वी बनानी है और उसमें जो है एक टुकड़ा बना देंगे, ऊपर बना देंगे भूप्रपट्टी, नीचे बना देंगे मेंटल, और तीसरा बना देंगे करोड़। और फिर मेंटल, भूप्रपट्टी की विशेषता और फिर मेंटल की विशेषता और करोड़ की विशेषता बता दें, तो हमारा चैप्टर, ये क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा। ये पूछा गया, ये हमारे चैप्टर से, हमारे क्लास से ये क्वेश्चन जो वो सोल्व हो रहा है। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना दृष्टि योग्य तो नहीं, लेकिन सभी के जानने योग्य आवश्यक है। ये क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वही होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना क्यों महत्वपूर्ण है। जहाँ से हमने क्लासेज स्टार्ट की थी, तो वहीं से जो है इसका पहले इसका आंसर मिल गया, तो वहाँ से इसका आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारी क्लास से कम हो रहा है। तीसरा, एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल ज्वालामुखी और भूकंप का प्रमुख कारण है। ये तीसरा क्वेश्चन पूछा था। अभी हमने ज्वालामुखी चैप्टर हमारा बचा हुआ है और भूकंप हमारा चैप्टर बचा हुआ है। तो जो दुर्बलता मंडल क्या है? मेंटल है। मेंटल जो पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल है, वो ज्वालामुखी और भूकंप का कारण क्यों बनती है, ये तुम्हें विस्तार से मैं तुम्हें बताऊंगा ज्वालामुखी और भूकंप वाले चैप्टर में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा कैसे, अगर हम करना चाहें, तो जो दुर्बलता मंडल है, यहाँ पर क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम का टूटते हैं और टेम्परेचर उत्पन्न करते हैं। वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो चट्टानें जो पिघल जाती है, और चट्टानें पिघलेगी तो लावा बना यानी मेग्मा बनेगा। और मेग्मा क्या करता है, चट्टान ऊपर की तरफ बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जो ऊपर की तरफ धक्का लगाता है तो पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। और जब ये लावा और ज़्यादा अधिक ऊपर की तरफ धक्का लगाएगा और चट्टानों को टूटकर बाहर निकल आएगा, तो वह क्या, तो ज्वालामुखी बन जाता है। तो दुर्बलता मंडल ज्वालामुखी और भूकंप का प्रमुख कारण है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें ज्वालामुखी और भूकंप जो है वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन 1, 2, 3 ये UPSC ने पूछे, और इससे जो है हमारे इस चैप्टर से जो है इसके हमारी क्लास से जो है 3 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और शेयर ही बनता है, और अन्य लोगों को भी बताएं कि जो है यहाँ पर UPSC में नोट्स के माध्यम से क्लासेज चल रही हैं। क्योंकि मैं तुम्हें लाइन टू लाइन पढ़ा सकता था, वो बोर्ड पर समझा भी सकता था बना, लेकिन मेरे पास जो है वो कैमरा नहीं है, मोबाइल से जो है बना रहा हूँ, कैमरा नहीं है और माइक भी मेरे पास नहीं है, और रिसोर्स होते हैं वाईफाई वगैरह मेरे पास नहीं है। तो मैं अभी रिकॉर्डेड क्लास ही डाल रहा हूँ, अभी मैं क्लास बना रहा हूँ क्लास में, और फिर जो है दूसरे पास जगह जाऊँगा, वहाँ पर वाईफाई से जो है इस क्लास को मैं डाल दूँगा। तो मेरे पास ना वाईफाई है और ना जो बोर्ड है और ना फिर मेरा पूरा सेट मेरे पास है। लेकिन अगर आप लोगों की दुआ बनी रही तो हम जल्द ही मिलेंगे और लाइव फेस टू फेस और लाइव मिलेंगे, हमारी क्लास
जो है वो लाइव हुआ करेगी। लेकिन अभी जब तक नहीं हुआ, जब तक ये सब चीज़ें नहीं आ पाती, जब तक जो है ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन तो यूपीएससी ने पूछे हैं, और 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं जो भविष्य में यूपीएससी पूछ सकती है। वो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मैंने बनाया पृथ्वी की, क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी की सबसे विश्वसनीय स्रोत भूकंपीय तरंगे हैं, स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन तुम कर लोगे। भूकंपीय तरंगे के से किस प्रकार हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, ये पूरा मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया है, तो देख लेना। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की सभी प्रत्येक समान तत्वों से नहीं बनी है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो भूकंपीय एक प्रकार, ये पृथ्वी के परत 3 परतें बताई हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोरोड, ये एक ही तत्वों से नहीं बनी है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर इस कथन पर प्रकाश डालिए। भूकंपीय तरंगों जब मैंने देखा कि 6.1 किलोमीटर जो है ऊपर गति थी, नीचे गति 6.9 किलोमीटर हो गई, और कोरोड में गए तो वहाँ पर की गति और ज़्यादा हो गई। तो वहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो। तीसरा जो है क्वेश्चन बनाया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को IUGC के अनुसार विभाजित कीजिए। ये जैसे कि ऊपर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, जैसे इसका आंसर दिया जाएगा ऐसे ही इसका आंसर दिया जाएगा। और ये मैंने करा दिया कि IUGC के अनुसार पृथ्वी का 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोरोड। ये वहाँ से क्वेश्चन तुम करना घर पे जाके वीडियो को देखने के बाद। और आखिर हमारा क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगे बाहरी कोरोड को द्रव अवस्था में चिन्हित करती हैं, टिप्पणी कीजिए। ये भी मैंने करा दिया है क्वेश्चन, अभी बिल्कुल यहीं पर पढ़ाया मैंने तुम्हें कि भूकंपीय तरंगे जो है जो बाहरी कोरोड है वो उनसे पता चलता है कि यहाँ पर जो है ये तरल अवस्था में क्यों, यहाँ पर की गति कम हो जाती है। और ये तरल अवस्था में क्यों है? क्योंकि जो है यहाँ पर यूरेनियम और थोरियम का जो टूटते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं, और तरल चट्टानें पिघलती है और ये तरल अवस्था में चेंज हो जाती है। लेकिन मेंटल जो भार नहीं डाल पाए जिससे कि ये ठोस हो जाए, मेंटल इतना भार इन पर नहीं डाल पाती, तो ये क्या होता है कि ये तरल ही रहती है और ये ठोस अवस्था में नहीं बदलती। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से कोरोड वाले अगर क्वेश्चन तुम पढ़ोगे तो वहाँ से कंप्लीट होगा। तो हमारे ये 7 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से कराए हैं। ये 7 के 7 क्वेश्चन अपने घर पे जाके कीजिए। और ये क्वेश्चन, और मैं तुम्हें एक मैं वो देता हूँ अपनी तरफ से कि ये चैप्टर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसे जाके बुक में पढ़ लेना। अगर बुक से जो मैंने क्वेश्चन 7 करा रहे हैं, अगर बुक से वो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो बुक से ही कर लेना और मेरी क्लास को जो है वो देखना मत, और जो अनसब्सक्राइब कर देना। अगर जैसे मैं अपने पढ़ाया है, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर ऐसे ही नोट्स बुक में भी, अगर ऐसे बुक में नहीं लिखा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दूसरे अन्य लोगों तक भी पहुँचे, उन बच्चों तक जो क्लास नहीं ले सकते और दिल्ली नहीं जा सकते और यहाँ तक कि पेड कोर्स में नहीं खरीद सकते। तो ये अब आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे जाकर नोट्स बना लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लो तुम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। अपने नोट्स है ना खुद बनाया करो, अगर तुम खुद नोट्स बनाओ तो अपने नोट्स बनाए हुए समझ में आते हैं। और मैं तुम्हें एक बात और बताऊँ कि नोट्स है ना ऐसे बनाओ कि तुम्हारे नोट्स का एक एक शब्द का मतलब तुम्हें पता हो। और हमने नोट्स बना लिए हैं और उस पता ही नहीं है कि उसका क्या मतलब है, बस ऐसे ही बनाते जा रहे हैं, किताबों में देख के बना लिए, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे नोट्स बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने हाथ से नोट्स बनाओ और ऐसे नोट्स बनाओ कि उसे समझ में आए हमें कि मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे अगर तुम नोट्स बना लेना, पहले समझना, समझने के बाद नोट्स बनाना, बिना समझे नोट्स मत बनाना, वरना समझने कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे नोट्स बनाने का। ये स्क्रीनशॉट ले लो इनके और अपने नोट्स बना लेना घर पे जाके। और जो साथ के साथ जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को भी इसके आंसर लिखने की कोशिश करना। आंसर राइटिंग मेंस की कैसे करनी है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और तुम में से बहुत से लोगों के दिमाग में बात चल रही है कि यार तुम कौन हो, ये भी जल्दी पता लग जाएगा मैं कौन हूँ जब मैं लाइव क्लासेस लूँगा। आप लोगों की दुआ बनी रही तुम्हें पता लग जाएगा। बस मैं तुम्हें सिर्फ
तुम्हारी जानकारी के लिए इतना बता देता हूँ कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और बुराड़ी में रहता हूँ। मैं दिल्ली की बुराड़ी जगह में रहता हूँ। मेरे यहाँ से मुखर्जी नगर, जो कि यूपीएससी की कोचिंगों का गढ़ है, वो लगभग 12 से 12 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर है, और रोज़ का मेरा आना जाना वहाँ पर रहता है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि तुमने ये नोट्स कैसे बनाए, कहाँ से लेकर आए ये नोट्स। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। ये नोट्स जो है, एक तो ये नोट्स मेरे किताबों से बनाए हुए हैं, दूसरे में भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और उसके मैंने कोचिंग ली थी, कोचिंग का नाम नहीं बताऊँगा तुम्हें। तो कोचिंग प्लस बुक के नोट्स है जो मैंने बनाए हुए हैं। और इसके बाद तुम बुक पढ़ लेना घर पे जाकर ना, कोई सी बुक ले लेना, माजिद हुसैन जो सबसे अच्छी बुक बताई जाती है वो ले लेना। और माजिद हुसैन में जो चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये चैप्टर पढ़ना। इस पढ़ने के बाद तुम्हें चैप्टर जो कबाड़ नजर आएगा, कुछ भी नहीं दिया कुछ भी, और उन्होंने बहुत कुछ बता दिया उसमें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उन्होंने बहुत सारे टॉपिक एक जगह कवर करा बता रखे हैं बुक में, हालांकि उससे जो है वो हमारे वो टॉपिक कवर नहीं होंगे, और मैं तुम्हें अलग अलग बताऊँगा, अलग अलग पढ़ाऊँगा तुम्हें। जो माजिद हुसैन ने एक जगह दिए हैं, ये मैं तुम्हें अलग अलग बताऊँगा और अलग अलग टॉपिक क्लासेज के माध्यम से कराऊँगा। तो क्लास को जो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक इन क्लासेज को पहुँचाएँ। और क्लास में कब कौन से इसमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा कल हमारा, तो पहला चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा पृथ्वी के आंतरिक संरचना, और दूसरा हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा ज्वालामुखी। अगर तो मिलते हैं अगले चैप्टर में ज्वालामुखी के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो जब तुम्हारे पास, जब वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।